Good afternoon, dear student. Today in this class, now we are starting the rules of the addition. So first rules is संबरक नियम रूल्स. कल जैसा कि हम आप सभी से चर्चा कर रहे थे कि संक्रियाओं से जुड़े हुए कुछ नियमों पर हमने प्रकाश डाला था, जिसमें हम आपसे दो नियमों की चर्चा कर चुके थे. पहला था संबरक नियम था, दूसरा क्रम विनिमय नियम था. आइए पुनः आज फिर हम पिछली कक्षा को लेते हुए और आगे बढ़ेंगे और आज हम नियमों में सहचर और तत्समक अवयव के बारे में जानेंगे और फिर हम गुणा के नियमों पर पहुंचेंगे, जहां पर हमारी दो संक्रियाओं के जो नियम हैं वो पूरी हो जाएंगे. तो आइए फटाफट पिछली कक्षा को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. कल जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि संबरक नियम क्या होता है योग का, तो मैंने कहा था किन्हीं दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो उनका जो योगफल होता है वो सदैव एक पूर्ण संख्या ही होता है. कल मैंने एग्जाम्पल भी लिए थे. मैंने लिया था, फर्स्ट एग्जाम्पल था 3 + 5, तो 3 भी होल नंबर है, 5 भी यहाँ पर होल नंबर था, और दोनों को जब हमने जोड़ा, टोटल किया, तो हमें 8 प्राप्त हुआ, और 8 एक पूर्ण संख्या है. ठीक इसी प्रकार दूसरा नियम था क्रम विनिमय नियम. क्रम विनिमय मतलब संख्याओं के क्रम को बदलना, अर्थात दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय अगर उनके स्थान भी परिवर्तित कर दिए जाएं तो उनका योगफल नहीं बदलता है. ये क्रम विनिमय नियम था. आज बात करते हैं सहचर नियम. ठीक है, सहचर नियम में क्या है योग का, कि जो संख्याएं होती हैं, अगर मान लीजिए दो या दो से अधिक संख्याएं हैं, यहाँ पर दो से अधिक संख्याओं के लिए यह नियम लागू होता है. तो इसमें क्या है, अगर आप दो संख्याओं को एक साथ लिख लें फिर एक संख्या को अलग से जोड़ दें, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पर लिख लेता हूँ. उदाहरण है 4 + 5, इनको हमने कोष्टक में बंद कर दिया, और +9 = कर दिया. अब हमने क्या किया, पहले जो कोष्टक में मैंने 4 + 5 लिखा, 4 और 5 को मैंने जोड़ा तो 9 आया, और फिर हमने जो लास्ट में 9 लिखा था उसको जोड़ा तो 9 9 18 आया. अर्थात इन तीनों का जो योगफल आया वो कितना आया, 18 आया. अब अगर हम इसको इस प्रकार लिख दें कि 9 + 4 को कोष्टक में लिख लिया, बाद में हमने 5 को जोड़ दिया, तो 9 4 13, 13 और 5 कितना होता है, 18. देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा, पहले हमने पहली और दूसरी संख्या को जोड़ा, फिर उन दोनों के योगफल में तीसरी संख्या को जोड़ा, तो कुल योगफल आया 18. इसी प्रकार हमने यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन किया. परिवर्तन क्या किया कि पहले मैंने तीसरी और पहली संख्या को जोड़ा, यानी 9 और 4. पहली संख्या है 4, दूसरी संख्या 5 और तीसरी संख्या है 9. तो पहले मैंने पहली और दूसरी संख्या को जोड़ा तो मैंने 9 मिला, फिर मैंने तीसरी संख्या 9 को और जोड़ा तो 18 प्राप्त हुआ. इसी प्रकार मैंने क्या किया, अब बदला है थोड़ा सा, कि पहले हमने तीसरा और पहली संख्या को जोड़ा, तो पहले और तीसरी को जोड़ने पर 9 4 13 प्राप्त हुआ. पहली तीसरी के योगफल में फिर मैंने दूसरी संख्या को जोड़ा तो 13 + 5 = 18. मतलब इनका योगफल परिवर्तन नहीं हुआ. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरा और ले लेते हैं कि अब हम तीसरी संख्या 9 और दूसरी संख्या 5, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 9 और 5 14 होते हैं. अब इनके जो योगफल आया उसमें 4 को और जोड़ दिया, तो 14 और 4 कितना होता है, 18. देखिए तीनों प्रकार से मैंने जब जोड़ा
तो जोड़ने पर उनका योगफल में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो जब किन्हीं 3 या 3 से अधिक संख्याओं को इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले दो संख्याओं का युग्म का योगफल अगर तीसरी संख्या में जोड़ा जाए, या तीसरी दूसरी का युग्म बना करके पहली संख्या में जोड़ा जाए, या पहली तीसरी का युग्म यानी जोड़ा बना करके दूसरी में जोड़ा जाए, तब भी उनके योगफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात अगर 3 या 3 से अधिक संख्याएं, दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 है, यहाँ पे हमने लिया 4 + 5 + 9 + 8 + 7। यहाँ पर इन्हें 5 संख्याएं ली। पहली संख्या 4 है, दूसरी 5, तीसरी 9, चौथी संख्या 8 और पांचवी संख्या 7। 4 + 5 + 9 + 8 + 7 इन सभी को मैंने जोड़ना है। तो हम इसमें क्या किया कि मैंने पहले 4 + 5 को जोड़ दिया। तो 4 + 5, अब इनको जोड़ लो। 8 + 7 15, 15 और 9 24, 24 + 5 29, 4 33। टोटल योगफल कितना आया? 33 आया। अब पहले हम इनको क्या करेंगे, युग्म में बना करके जोड़ते हैं। तो पहले मैं 4 और 5 का योग बनाया। 4 और 5 9, 9 + 9 + 8 + 7, तो 9 दूनी 18, 18 8 26, 26 7 33। देखिए योगफल 33 ही आया। अब हम योग में बनाते हैं 3 का। तो मैंने 4 + 5 + 9 का योग में बनाया और 8 7 को हम बाद में जोड़ेंगे। 8 और 7 का एक योग में बनाया मैंने। 9 5 14, 4 18 और 8 7 15, 15 18 कितना हुआ? 33। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी प्रकार से युग्म बनाने पर इनके योगफल में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो जब किन्हीं पूर्ण संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना हो और पूर्ण संख्याएं 3 या 3 से अधिक हों, तो अगर आप उनमें से छोटी छोटी संख्याओं के युग्म में बना करके जोड़ते जाएं और इन युग्मों के योगफल में अगली संख्याओं को जोड़ते जाएं, तो इस प्रकार प्राप्त योगफल वही होता है जो उन सभी संख्याओं को एक साथ जोड़ने पर प्राप्त होता है। अर्थात योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट? तो आइए इसको हम परिभाषित कर लेते हैं कि योग का सहचर नियम क्या कहता है। योग का सहचर नियम यह कहता है, जब किन्हीं 3 या 3 से अधिक पूर्ण संख्याओं को इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहली दो संख्याओं का युग्म या युग्मों के योगफल में अन्य संख्या जोड़ें तो उनका योगफल परिवर्तित नहीं होता है। अर्थात उनका योगफल वही होता है जो उन संख्याओं को डायरेक्ट जोड़ने पर प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 2 + 5 + 7, 2 + 5 + 7 कितना हुआ? 14। अब मैंने योग में बनाया 2 और 5 का। तो पहले 2 और 5 को मैं जोड़ता हूँ, तो 2 5 कितना हुआ? 7। बची हुई लास्ट की संख्या 7, 7 में 7 जोड़ा तब भी हमें 14 ही प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से अगर आप संख्याओं को जोड़ते हैं तब भी आपका योगफल परिवर्तित नहीं होता है। इसे योग का सहचर नियम कहते हैं। और चौथा और अंतिम है योग का तत्समक अवयव। योग का तत्समक अवयव। देखिए योग का तत्समक अवयव क्या है? योग का तत्समक अवयव है 0। क्यों है 0? देखिए 0 का कोई वैल्यू नहीं होती है। योग का जो तत्समक अवयव है वो 0 है।
क्यों है जीरो? क्योंकि किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम जीरो को जोड़ दें तो उसके मान में भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यदि किसी संख्या या पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ दिया जाए तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसका मान ज्यों का त्यों होता है, उसकी वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल है, मैंने लिखा 15 + 0, तो 15 में जब आप 0 को जोड़ेंगे तो योगफल आपका 15 ही आएगा। देखिए संख्या कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। हमने लिखा 16 + 0 = 16, 17 + 0 = 17, 19 + 0 = 19, 223 + 0 = 223। तो किसी भी पूर्ण संख्या में अगर आप जीरो को जोड़ते हैं, किसी भी पूर्ण संख्या में यदि आप जीरो को जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसका मान वही संख्या प्राप्त होती है जिसमें जीरो को जोड़ा जाता है। इसको परिभाषित कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं, जब किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है तो उसके मान में, उसके मतलब उस संख्या के, कौन सी संख्या? जिसमें जीरो को जोड़ा जा रहा है, उस संख्या के, उसके मतलब संख्या के, कौन सी संख्या? जिसमें जीरो को जोड़ा गया है, उस संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गई आपको हमारी बात कि जब किसी संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसका मान वही होता है जिस संख्या में जिससे जो जीरो को जोड़ा जाता है, कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं आता है। तो इसको हम कहते हैं योग का तत्समक अवयव। तो योग का तत्समक अवयव क्या है? शून्य है। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना इस पॉइंट्स को कि योग का जो तत्समक अवयव है वो क्या है? शून्य। क्योंकि शून्य एक ऐसी संख्या है जिसे किसी भी संख्या में से घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए परंतु उसका मान, उस संख्या का मान परिवर्तित नहीं होता है, वही की वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसको हम योग का तत्समक अवयव कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी योग के नियम। अब हम करते हैं गुणा के कुछ नियम। अब गुणा में अगर हम बात करें तो गुणा में भी यही चीज़ें लागू होती हैं। संबरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, सहचर प्रगुण और गुणा का तत्समक अवयव। जिस प्रकार योग का तत्समक अवयव होता है उसी प्रकार गुणा का भी तत्समक अवयव होता है। तो जिस प्रकार योग का संबरक प्रगुण है ठीक उसी प्रकार गुणा का भी संबरक प्रगुण है। तो आइए गुणा के लिए हम जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। गुणा के प्रगुण, हेडिंग होगी गुणा के प्रगुण में पहला है संबरक प्रगुण। देखिए संक्रिया चेंज हुई है ना कि नियम। नियम वही है, केवल संक्रिया चेंज होगी कि जब किन्हीं पूर्ण संख्याओं का गुणा, जब किन्हीं पूर्ण संख्याओं का आपस में गुणा किया जाता है तो उनका गुणनफल सदैव एक पूर्ण संख्या ही होता है। समझ में आ गया? जब किन्हीं दो या दो से अधिक
पूर्ण संख्याओं का गुणा किया जाता है तो उनका जो गुणनफल होता है वह एक पूर्ण संख्या ही होता है। एग्जाम्पल ले लें, हमने यहाँ पर गुणा किया, एक पूर्ण संख्या ली हमने 3, पूर्ण संख्या 3 तथा 5, 3 और 5 पूर्ण संख्याएं हैं। अब हम तीनों 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 गुणे 5 बराबर 5 × 15, तो 15 भी एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। हमें 15 प्राप्त हुआ जो कि एक पूर्ण संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 15 गुणे 0, तो जब याद रखना है यहाँ पर 15 गुणे 0, जब किसी संख्या में 0 का मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका जो गुणनफल होता है वो 0 होता है, और 0 एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया, एक संख्या है 4, एक संख्या 5, तो 4 भी पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है। 4 और 5 का हमने गुणा किया, 4 × 5 = 20, तो जो गुणनफल प्राप्त हुआ 20, वह भी हमारी एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा किया जा रहा है तो उनका जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है वह भी हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रहा है। इसको हम गुणा का समवर्ग प्रमेय कहते हैं। तो जब किन्हीं दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं का मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनका जो गुणनफल होता है वह भी एक पूर्ण संख्या ही होता है। दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम। जिस प्रकार योग का क्रम विनिमय नियम था, प्रगुण था, उसी प्रकार गुणा का क्रम विनिमय नियम है कहलाए। क्रम विनिमय नियम क्या है कि जब किन्हीं पूर्ण संख्याओं का आपस में गुणा किया जा रहा है और उनका अगर स्थान भी परिवर्तित कर दिया जाए, उन संख्याओं का स्थान बदल दिए जाएं, तब भी उनके गुणनफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसको गुणा का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो किन्हीं संख्याओं के स्थान बदलने पर, किन्हीं संख्याओं के स्थान परस्पर बदलने पर उनके गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसे गुणा का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। समझ में आ गया? तो जब किन्हीं संख्याओं के स्थान परस्पर आपस में बदल दिए जाएं, तब भी उनका गुणनफल बदलता नहीं है और उनके गुणनफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इस नियम को हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया 3 × 5 × 4। देखिए 3 × 5 × 4, यहाँ 3, 4 और 5 का आपस में गुणा करना है तो हम गुणा करते हैं। पहले 3 × 4 × 5, 5 को 20, 20 दिया 60। अब हम परस्पर इनके स्थान परिवर्तित करते हैं। परस्पर स्थान कैसे परिवर्तन? स्थान परिवर्तन करने पर देखिए तो इनका गुणनफल कितना आया? 60 आया। देखिए स्थान बदलने पर भी गुणनफल 60 ही आएगा। स्थान बदलने पर, स्थान बदलें तो हमने 4 को 3 की जगह पर रखा, 3 को 5 की जगह पर रखा, 5 को 4 की जगह पर रखा, 5 × 15, 15 × 4 = 60। अब हमने क्या किया कि 5 को पहले रखा, 4 को बीच में रखा, 3 को पीछे रखा, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60। देखिए तीनों कंडीशन में यहाँ पर स्थान बदले हमने, लेकिन जो गुणनफल प्राप्त हुआ वो 60 ही आ रहा है, 60 ही प्राप्त हो रहा है। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि किन्हीं संख्याओं के अगर आपस में क्रम चेंज करने पर, उनको रीऑर्डरिंग करने पर कर दिया जाए तो उनका मल्टीप्लिकेशन जो गुणनफल है वो बदलता नहीं है। देयर इज नो चेंज इन द मल्टीप्लिकेशन विच वेयर वी चेंज द प्लेस ऑफ द नंबर इन मल्टीप्लाई। अगर हम गुणा की क्रिया में संख्याओं के स्थानों को परस्पर आपस में बदलते हैं
तो उनका जो गुणनफल है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसको हम गुणा का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तीसरा है सहचर। देखिए, जिस प्रकार योग का सहचर नियम था उसी प्रकार से गुणा का भी सहचर नियम है कि जब किन्हीं 3 या 3 से अधिक संख्याओं का गुणा किया जा रहा है तो उन संख्याओं को अगर हम युग्मों में बांट लें, जैसे पहले दूसरे का युग्म बना लिया, तीसरे चौथे का युग्म बना लिया, और पहले दूसरे का युग्म का गुणा किया, तीसरे चौथे युग्म का गुणा किया, और दोनों के गुणनफल को आपस में अगर फिर से गुणा कर दिया जाए तो वो हमें वही का वही गुणनफल प्राप्त होगा जो कि हमें सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई एक साथ करने पर प्राप्त होता है। उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर हम। हमने किया था 2 गुणे 3 गुणे 4। अब हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट गुणा करते हैं। 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, गुणनफल कितना आया, 24 आया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 2 और 3 का पहले योग में बनाते हैं, जोड़ा। तो पहले हमने 2 गुणे 3 इनको कोष्टक में बंद कर दिया और अंत में हमने गुणा 4 का किया। तो पहले 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया, 2 3 6, 6 में हमने 4 का मल्टीप्लाई किया तो गुणनफल कितना आया, 24। तो यहाँ पर देखो गुणनफल में क्या कोई परिवर्तन आया माय डियर स्टूडेंट्स, नहीं आया। इसी प्रकार अब हम जोड़ा बनाते हैं पिछली संख्याओं का, यानी 3 और 4 का। तो 2 गुणे कोष्टक में लिख लिया 3 गुणे 4। तो पहले 3 गुणे 4 का गुणा किया कोष्टक वाली संख्या का, तो 4 × 3 = 12, और 12 में हमने 2 का गुणा कर दिया तो 12 दूनी 24। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि गुणनफल चेंज नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, तीसरी और पहली का जोड़ा बना लेते हैं, यानी 4 गुणे 2, इसको हमने कोष्टक में लिख लिया 4 गुणे 2 को, और 3 का गुणा बाहर किया। तो यहाँ पर 4 गुणे 2 पहले कोष्टक की संख्याओं का गुणा किया तो 4 दूनी कितना आया, 8, 8 में 3 का गुणा किया, 8 × 3 = 24। तो देखिए प्रत्येक दशा में हमारा जो गुणनफल है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यदि किन्हीं 3 या 3 से अधिक संख्याओं का आपस में गुणा किया जा रहा है तो अगर हम उनको डायरेक्ट गुणा ना करें, अगर हम उनको टुकड़ों में भी गुणा करते चले जाएं, टुकड़ों में भी गुणा किया जाए, तब भी उनका गुणनफल वही होगा जो उनका डायरेक्ट गुणा करने पर प्राप्त होता है। इसी को हम गुणा का सहचर नियम कहते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी गुणा का तत्समक अवयव। गुणा का तत्समक अवयव, तो जिस प्रकार योग का तत्समक अवयव था कि किसी संख्या में शून्य को जोड़ने पर उसका मान परिवर्तन नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी पूर्ण संख्या में 1 का गुणा करने पर, यहाँ गुणा का जो तत्समक अवयव है वो 1 होता है। योग का तत्समक अवयव 0 होता है और गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। तो जब किसी संख्या में अगर 1 का मल्टीप्लाई किया जाए, अगर 1 से गुणा कर दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 2 गुणे 1, 2 एकम 2, क्या मान बदला, नहीं। 3 गुणे 1, 3 एकम 3, क्या 3 का मान बदला। 4 गुणे 1, 4 एकम 4, क्या 4 का मान बदला। 5 गुणे 1, 5 एकम 5, क्या 5 का मान बदला, जी बिल्कुल नहीं बदला। यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि संख्या में 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, परंतु उनका जो गुणनफल आ रहा है वो वही संख्या आ रही है जिसमें उसका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू उनका मान नहीं बदल रहा है। अर्थात किसी भी पूर्ण संख्या में अगर 1 का गुणा कर दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको हम गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपको इस वीडियो क्लास के माध्यम से ये टीचिंग मैंने आप तक पहुंचाई। आशा करता हूं आपको समझ में आएगी और आप इसे अपनी कॉपी में ठीक उसी प्रकार नोट करें जिस प्रकार मैं डायरी पर एक एक वर्ड बाय वर्ड आपको लिख कर के समझाने का प्रयास करता हूँ। उसी प्रकार आप अपनी कॉपी में इसको नोट करिए। मैं आपको वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशंस बोलता हूँ, आप उसको ध्यान से सुने और अक्षर सा शब्द सा पालन करते हुए उसको नोट करें अपनी कॉपी में। आइए आज का हम आपको होमवर्क देते हैं। आज आपके लिए होमवर्क है, आज चूँकि 23 अप्रैल हो चुका है
23 अप्रैल का आपका जो होमवर्क है वह आपका होमवर्क क्या है, इन्हीं नियमों से जुड़ा हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि योग का संबरक नियम क्या है, उदाहरण भी दीजिए। उदाहरण देकर समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है गुणा का तत्समक अवयव क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है एक से 100 तक की गिनती लिखकर उनमें भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं छांटो। छांटिए। क्वेश्चन नंबर 4 गुणा का क्रम विनिमय नियम क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। और पांचवा है सम एवं विषम संख्याओं में अंतर स्पष्ट करो। ये 5 प्रश्न हैं जिन्हें आपको कॉपी में करके आपको ग्रुप पर सेंड करना है। आपको यदि किसी प्रकार की इसमें कोई भी समस्या आए तो आप मुझे ग्रुप के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करके आप अपने सॉल्यूशन मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पिछली जो वीडियो क्लासेस आपको दी गई हैं मैथ की, लेकिन उन मैथ की क्लासेस में मैंने जो भी होमवर्क आपको दिया है, होमवर्क आपको वीडियो के अंत में दिया जाता है। जो वीडियो आपको टीचिंग दी जाती है उससे संबंधित होमवर्क आपको वीडियो के अंत में आपको दिया जाता है, परंतु अभी तक किसी विद्यार्थी ने उसको नहीं किया है। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों से आशा करता हूँ कि आप जिस प्रकार अंग्रेजी और हिंदी का कार्य कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार गणित का भी कार्य करने का प्रयास करें, क्योंकि यह भी आपके लिए इतना ही ज़रूरी है जितना कि और अन्य विषय। तो गणित विषय को आप इग्नोर मत करें, क्योंकि अभी तक मैंने देखा है कि आपका कोई भी रुझान मुझे आपके द्वारा नहीं प्राप्त हुआ, जो कि एक चिंता का विषय है आपके लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आप ध्यान दें और वीडियो को देखें, गौर से सुनें और उसे कॉपी में नोट करें। और नोट करने के बाद जो वीडियो के अंत में आपको होमवर्क मिलता है उसको आप अपनी कॉपी में करते हुए आप मुझ तक पहुँचाएँ। मैं आपका चेक करूँगा ताकि हमें पता हो सके कि आपको हमारी बात कितनी समझ में आई है। और यदि किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हैं मैथ विषय में, तो आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। देखिए, ये जो छोटी छोटी जानकारी है यह आपके फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण लेसन्स के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है। तो ये बेसिक जानकारी ज़रूर है जिसे हम लोग बार बार पढ़ते हैं, परंतु यह उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि अन्य और सभी विषय वस्तु ज़रूरी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस पर फोकस करें और अपना ख्याल रखें, घर पर रहें और अपनी स्टडी को जारी रखते हुए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप किसी प्रकार से
अपने आप को इससे वंचित ना करें, क्योंकि यह आपके भविष्य को प्रभावित करेगी। तो आप प्लीज़ सभी वीडियोज़ पर विशेष गौर करके उसका अध्ययन करें, उनको नोट करें, उससे जुड़ी हुई जानकारी को अपनी कॉपी में लिखें और दिए गए होमवर्क को आप करें, ताकि हम लोग तक आपकी रूपरेखा पहुंच सके कि आपको कितना समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आता है। तो आप उसको मुझसे शेयर करें ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। थैंक यू वेरी मच। आप क्लास में आए, आपने अटेंड किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।